जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास है रेलवे सुरक्षा बल 2024-25 के एग्जाम की। जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज के जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास की तरफ। देखिए यहाँ पे पहले तो वो सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे पूनम है, फ्री फायर बॉय हैं, और सृष्टि हैं, उदय शंकर हैं, मईन कुमार हैं और उदय शंकर, यहाँ पे दिनेश कुमार हैं, गिराज भैया हैं, मुस्कान है, सनी चौहान है, विशाल कुमार है, उदय हैं, करणबीर हैं, पटेल हैं, तुषी चौहान हैं, अंकित गुजर हैं, विपिन कुमार, शिवानी कासगंज, कुलदीप भैया हैं, और यहाँ पे अजीत मीना है, सौरभ सिंह हैं, आदर्श यादव और पटेल RX हैं, और यहाँ पे सौरभ भैया हैं, अजीत भैया हैं, नंदनी हैं, सृष्टि हैं, सतीश हैं, अभिषेक हैं, DK भैया हैं और तुषी चौहान है। तो यहाँ पे मैंने अपने उन सभी दोस्तों का नाम ले लिया है जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। तो आप सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं अब अपने क्लास की तरफ। देखिए आज 50 क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे 30 से 35 मिनट के अंदर इन्हें ख़त्म करना है, और फुल डिटेल के साथ में। और आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्लास को छोड़ के मत जाना, और आज के क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए यहाँ पे दिया है एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पे आपको एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है आपको बताना है। तो यहाँ पे आप याद रखना, ये आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पे ऑप्शन ए मसातो कांडा जो है आपका क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना, इनकी जो नियुक्ति है वो फरवरी में की जाएगी, फरवरी 2025 में की जाएगी। मतलब कि इन्हें पदभार ग्रहण कराएंगे, हालांकि इनकी नियुक्ति जो है वो हो चुकी है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन दिक्कत दे रहा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए वाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ भैया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ये देखो आराम से पढ़ लो एक बार, यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध, ठीक है ना, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए वाध्य नहीं किया जाएगा। तो भैया यहाँ पे आप बताइए। देखो ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसलिए मैंने आपको एक बार बताना उचित समझा। तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है ना। ये पर्सनल स्वतंत्रता में आपके आ जाते हैं, अनुच्छेद 20 में कहा गया है। 19 में याद रखना आपका जो बोलने की स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता जो होती है, जो पत्रकार लोग होते हैं, है ना। तो ये याद रखना, ये आर्टिकल 19 के तहत आते हैं। यहाँ पे देखो अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित है ना, छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 25 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता एवं धर्म का अधिकार दिया गया है। तो ये भी आप अनुच्छेद 25 को भी ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो स्क्रीनशॉट लेते हुए अभी चलना है, और बाद बाकी 60 PDF लगभग आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो थोड़ा सोच समझ के जवाब करना दोस्त, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, याद रखना, भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, जो कि ऑप्शन B में दिया गया है। तो ऑप्शन B यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। बताओ भैया, निम्नलिखित में से सन्यासी विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो यहाँ पे 1623, 1711, 1763 और 1856। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आप याद रखना 1763 हो जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन C में। क्योंकि याद रखना ये जो विद्रोह है इसका शुरुआत जो है वो मतलब सन्यासी विद्रोह का जो शुरुआत है वो 1760 से लेके 1800 के बीच में आता है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन में 1763 दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, और अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल राइट आंसर करके आएंगे। और देखो यहाँ पे इससे जो प्रभावित क्षेत्र हुए थे वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना, पूछे जा सकते हैं।
तो आप याद रखना 3 थे। एक तो आपका उत्तर प्रदेश था, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा बिहार था, तो ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा जो था वो था बंगाल। वो क्या था? बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनसे संबंधित नेता जो थे, एक केनरा सरकार थी और एक दिरजी नारायण थे, ठीक है ना, तो वो भी आपको याद रखना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? बताओ। देखो ये प्रश्न आपका करंट से संबंधित है ना। 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो किस शहर में आयोजित होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना ग्लासगो जो है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैया ये जो ग्लासगो है ये कौन से देश में पड़ता है? तो ये स्कॉटलैंड में पड़ता है। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये आपके करंट का है, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना। और चलते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो याद रखना, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना। ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको याद रखना ही है। तीनों जो ये हुए थे वो याद रखना 1930 से 1932 के बीच में हुए थे, है ना। 1930 के 1932 के बीच में हुए थे, तो याद रखना। और इसका जो मकसद था वो था संवैधानिक सुधार लाना। क्या था? संवैधानिक सुधार लाना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से इंडियन लीग की स्थापना वर्ष क्या है? इंडियन लीग की स्थापना वर्ष यहाँ पे पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे? लगाइए आप बिल्कुल राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि संस्थापक कौन थे इसके इंडियन लीग के, तो याद रखना शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष, ठीक है ना, शिशिर कुमार घोष। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और हो सकता है पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। और 1885 याद रखना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, है ना। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना A.O. ह्यूम जी, ठीक है ना, A.O. ह्यूम जी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे आपको जो 1887 दे रखा है ये भी आपको याद रखना है। इसमें बेलूर मठ की स्थापना हुई थी। किसकी? बेलूर मठ की स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद जी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो नोट कर लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मेरे पास ना पेन नहीं है, मैंने जुगाड़ बना रखा है और ये इतना लिख जाता है, यही बहुत है, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है और क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने नोट्स पे नोट जरूर करना है, ठीक है ना, ताकि आपको आगे आराम रहेगा पेपर में। और यहाँ दिया है निम्न में से गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? निम्न में से गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसने की थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे आप याद रखना श्री विश्वामित्र जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है। और देखो पतंजलि जी से याद रखना, इन्होंने योग दर्शन के प्रतिपादक थे, है ना, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। और जो जैमिनी जी थे ये भी याद रखना, ये मीमांस के थे। किसके? मीमांस के। अगर मीमांस के पूछे जाएंगे तो वो भी आप बता देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था? देखो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, है ना भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो याद रखना इसका सही जवाब ऑप्शन बी नर्मदा तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा तट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये पता है कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश का वो है होशंगाबाद जिला, है ना। कौन सा? होशंगाबाद जिला है। तो होशंगाबाद जिले में ये पड़ता है। याद रखना यहाँ पे जो मानव खोपड़ी का
जीवाश्म मिला था ना, मानव खोपड़ी का जीवाश्म जो मिला था वो लगभग 200 मिलियन साल पुराना था। कितना? 200 मिलियन साल पुराना था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। तो बिल्कुल नर्मदा तट पर, ये आपको याद रखना है। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो भैया यहाँ पे बताओ, अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि ऑप्शन सी नायब सिंह सैनी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन सी नायब सिंह सैनी यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से न्यायिक सर्वोच्च का सिद्धांत, न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भैया बताओ, न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखो ये भी प्रश्न मैं आपको बताऊं, संविधान से आपसे पूछे जाएंगे तो मैं रोज़ आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये लिया गया ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ठीक है ना। तो ये आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। और यहाँ पे देखो जो ब्रिटेन दिया है इसमें से लिया गया था एकल नागरिकता का सिद्धांत, है ना। एकल नागरिकता जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता पता क्या होती है? जैसे आप भारत में रहते हैं तो आपके पास जो नागरिकता है वो कहाँ की होनी चाहिए? भारत की ही होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अमेरिका है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, मतलब अगर भारत के हो तो भारत की भी नागरिकता और अमेरिका की भी है, बनी रहेगी, ऐसे समझिएगा। मतलब जहाँ की हो वहाँ की भी और वहाँ की भी, दो मिल जाएंगी। और भारत में क्या है? सिर्फ इंडियन, ठीक है ना। तो याद रखना ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? तो फटाफट आप बताइए। तो बिल्कुल ये तो आपको बोलना ही नहीं है, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ के संविधान से लिए गए? वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, कैंसर संबंधित रोगों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कैंसर संबंधित रोगों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका आंसर यही आएगा, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, है ना। तो बिल्कुल आपका जो ऑन्कोलॉजी है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकी जो है ये याद रखना, जो वंशागति के नियमों का अध्ययन है उसे कहते हैं, है ना। वंशागति के जो नियमों का अध्ययन है उसे आनुवांशिकी कहते हैं। तो ये तो आपको याद रखना ही है। और यहाँ पे देखो जो एंडोक्राइनोलॉजी, है ना, एंडोक्राइनोलॉजी जो है ये बताइए, ये याद रखना, जो नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए यहाँ दिया है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बताओ भैया, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल याद रखना। देखो मैं यहाँ पे पूरा बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे वर्गीकरण का जो सबसे छोटी इकाई है वो है जाति। क्या है? जाति है। और फिर जात के बाद आता है वंश, ठीक है ना। जात के बाद आता है वंश, और फिर वंश के बाद अगर पूछा जाएगा तो आता है कुल, और कुल के बाद अगर पूछा जाएगा तो आता है गण। क्या आता है? गण, ठीक है ना। और फिर गण के बाद अगर पूछा जाएगा तो आता है वर्ग, और वर्ग के बाद आता है संघ, ठीक है ना। तो ये आपको वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी आपको समझ आ गई होगी। तो आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, संविधान के किस भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है? संविधान के किस भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है? क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन जिसे पता होगा वही इसका आंसर राइट एकदम से बता देगा कि भाग 1 में ही दिया गया है ना। और अगर आर्टिकल की बात करें तो 1 से लेके 4 तक, है ना। और भाग 2 में क्या दिया गया संविधान के भाग 2 में? तो भाग 2 में भैया आती है हमारी नागरिकता, है ना। जो कि अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 4 यहाँ तक होता है, तो 5 से स्टार्ट होगा 11 तक, ठीक है ना। भाग 3 में फिर क्या आता है? तो भाग 3 में आ जाते हैं मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार। तो यहाँ 11 पे खत्म हुआ, तो ये 12 से चालू होंगे और कहाँ? 35 तक चलेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ तक चलेंगे? 12 से 35 तक। और फिर 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि कौन से देश के संविधान से लिए गए। कमेंट बॉक्स में बताना। और ये आर्टिकल में याद रखना, ये 36 से 51 तक आते हैं,
ठीक है ना, 36 से 51 तक आते हैं, तो ये भी आप याद रखना। और एक भाग 4 का जुड़ा था और इधर आर्टिकल में 51 का जुड़ा था, है ना। ये किस लिए जुड़ा था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कल की क्लास को जिसने भी देखा होगा पूरा वो तुरंत बता देगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर स्थान है। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर स्थान क्या है? तो भैया बताओ यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो याद रखना भैया दूसरे नंबर पर आता है अपना प्यारा भारत, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बताओ भैया महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल यहाँ पे आप राइट आंसर कर चुके होंगे कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो है 48। कितनी है? 48 मतलब 48 है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। और 13 जो है ये है पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। देखो लिख लो, ठीक है ना। और जो 20 है, 20 कहाँ पर है? तो याद रखना ये केरल में है। कहाँ पर? केरल की है। और जो 29 है ये कहाँ की है? तो याद रखना भैया ये मध्य प्रदेश की है। एमपी लिख देता हूँ, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की है। और फिर आप याद रखना 40 आ जाती है बिहार की। किसकी? बिहार की। सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है ही, 40 जो है बिहार की है। और आंध्र प्रदेश की अगर पूछी जाएगी तो याद रखना 25 है। कितनी? 25 है, ठीक है ना। और आपकी उत्तर प्रदेश जो है वो तो सबसे ज़्यादा है ही, कितना? 80, ठीक है ना। तो ये आप लोकसभा सदस्यों की संख्या नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार रिवीजन कर लेना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है? बताओ भैया। यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और सिर्फ इतना कहूँगा, हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी मेरे भाई बहन मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, आपको इस बार 100% सफलता मिलेगी। 100% आप सफलता की शिखर तक पहुँचेंगे। और आप जितने भी मेरे साथ नए दोस्त जुड़े हैं, पुराने दोस्त क्लास को देख रहे हैं, आप सभी एक बार लाइक वाला बटन प्लीज़ ज़रूर दबा देना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक वाला बटन दबाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जो भी क्लास आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों के साथ में दोस्त शेयर जरूर क्लास को थोड़ा सा करना है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे याद रखना जो हमारा प्रश्न है इसका जवाब जो है वो याद रखना 1 मार्च 1948 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मार्च 1948। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखना जो 1949 में हुआ था वो हुआ था राजस्थान का, राजस्थान उच्च न्यायालय। 1954 में बताओ किसका हुआ था? तो 1954 में हुआ था आंध्र प्रदेश का, है ना। क्योंकि 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था, है ना भैया। 1953 में बना था, तो याद रखना 1954 में आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। 1956 में बताओ किसका हुआ था? तो 1956 में याद रखना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसका? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और देखो यहाँ पे याद रखना 1958 में केरल की हुई थी। कब? 1958 में केरल की हुई थी। तो ये आप बताएंगे। और देखो एक यहाँ पे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर बताएंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी। और ये बात बाकी आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था? बताओ किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जो है वो उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन 42वां, है ना। तो 42 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पे याद रखना कि 1976 में जोड़ा गया था। कब? 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, है ना। तो उनके द्वारा ये एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। और धर्मनिरपेक्षता, है ना, धर्मनिरपेक्षता। तो ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे। हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? तो यहाँ पे याद रखना संवैधानिक अधिकार, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने
अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, प्रधानमंत्री जी ने वंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है। तो भैया देखो, ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है, 2023-24 का करंट यहाँ पे साथ में है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना भैया, ये महाराष्ट्र राज्य में हुआ है ना, महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। वाशिम वो है जिला, क्या है, वाशिम। तो याद रखना वाशिम में हुआ है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के वाशिम। और पोहर देवी कोई जगह का नाम है, लोकेशन है पोहर देवी, तो वहाँ पे ये हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, एक समुद्री मील, नॉटिकल मील जो होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो भैया एक समुद्री मील जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इंतज़ार कर रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पे 1.852 किलोमीटर है ना, मतलब कि 1852 मीटर है ना। ऐसे मीटर में कितना हो जाएगा, 1852 मीटर है ना। तो ये आप याद रखना, किलोमीटर में 1 किलोमीटर और 852 मीटर, ऐसे आपको ध्यान में रखना। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ये ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई फ़ोन में दिक्कत आ रही है। वहाँ पे दिया है, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है। बताओ भैया, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो किस देश के साथ सबसे कम लगती है। तो यहाँ पे याद रखना, सबसे कम मैंने उस दिन बताया था, सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है ना। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा सबसे कम किसके साथ लगती है। तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, यहाँ पे अफगानिस्तान आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। कितना लगता है, तो याद रखना 106 किलोमीटर मात्र लगती है। कितनी, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ में। और देखो यहाँ पे याद रखना, जो भूटान है, भूटान के साथ में कितनी सीमा रेखा लगती है, तो 699 किलोमीटर। कितनी, 699 किलोमीटर। और भैया यहाँ पे देखो, जो चीन है, चीन के साथ भी उतनी नहीं लगती, चीन के साथ में 3488 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के साथ में लगती है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में। कितनी लगती है भैया, तो बांग्लादेश के साथ में 4096 है ना, 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में कितनी लगती है, ये आप आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्योंकि ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए पूछता जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। बताओ भैया, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो वो दो हैं, एक बुध है, एक शुक्र है। यहाँ पे जिसमें देखो क्या होता है ना, ए और बी जिसमें लिखा हो उसमें लगभग 90% तक मुझे ऐसा लगता है कि जो आंसर है वो राइट हुआ करता है। एक मैंने आपको बताया था लेटा हुआ ग्रह है ना, लेटा हुआ ग्रह जो है वो किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अरुण ग्रह को, है ना। और एक मैंने आपको सबसे ठंडा बताया था वरुण, है ना, वरुण। तो ये सबसे ठंडा होता है, इसका हरा कलर होता है। और सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो याद रखना शनि ग्रह है। कौन सा है, शनि ग्रह है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है। तो मतलब कि 2001 में जो हुई थी और फिर ये 2011 में जो जनगणना हुई, इसके बीच में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या जो है वो घटी है। क्योंकि हर 10 साल बाद होती है जनगणना, है ना। अब 10 साल बाद मतलब कि 21 में होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई क्योंकि कोविड चल रहा था, है ना। तो ये इसके बीच के आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे प्रश्न। तो यहाँ पे याद रखना, वो जो राज्य है वो है नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड है ना। तो ये आप याद रखना। केरल वो है जिसकी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रही, कितनी, 94%। कितनी रही, 94%। मतलब कि 100 में से 94 वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, है ना। तो ऐसे आप याद रखना। और सबसे न्यूनतम में जो है वो बिहार है। बिहार की सबसे कम थी, कितनी थी, 61.8% के लगभग, ठीक है ना। ये साक्षरता दर रही, तो ये भी आपको याद रखना है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर अगर पूछा जाएगा तो वो भी बिहार की ही थी, ठीक है ना, 54 के लगभग कुछ थी। तो बिल्कुल दोस्त याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है,
सॉरी यहाँ पे दिया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 में जो भारत की रैंक है वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। देखो ये भैया आपके करंट से 2024 के करंट से संबंधित प्रश्न है, आप नोट कर लेना। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना ऑप्शन ए 39वां स्थान। कौन सा? 39वां। देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, इसमें जो वैश्विक अर्थव्यवस्था हैं वो कितने शामिल होते हैं, वो 133 देश होते हैं, मतलब 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं, जिसमें से भारत का 39वां स्थान रहा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली का आरंभ कब किया गया था। बताओ भैया अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली का जो आरंभ है वो कब किया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका 1971 दिया है, 1571 जो दिया है ऑप्शन डी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी गलत निकल जाता है ना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे देखो ऑप्शन डी जो है बेटा आपका 1571 ही सही जवाब है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जो 1582 दे रखा है, इसमें एक धर्म की स्थापना की थी। कौन सा? दीन ए इलाही, है ना। कौन सा चला था? दीन ए इलाही, है ना। तो ये भी आप याद रखना, ये भी अकबर द्वारा। और देखो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो वो आपका 1576 में हुआ था, है ना। ये क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1556 में याद रखना पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, है ना। अकबर और किसके? हेमचंद्र के, हेमू के बीच में, ठीक है ना। और ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अकबर का राज्यरोहण भी हुआ था। क्या हुआ था? राज्यरोहण भी 1556 में हुआ था। और अकबर का जो जन्म है वो 1542 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल इनमें से ऑप्शन बी आपने चुना होगा, अमृतसर, है ना। मुझे पता है आपने ऑप्शन बी अमृतसर को चुना होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो गया। और देखो हैदराबाद है, इसे याद रखना, इसे हाईटेक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईटेक सिटी, ठीक है ना। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्त, आप नोट कर लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कल मैंने आपको बताया था। जिसने भी क्लास को मेरे साथ कल किया है वो सभी दोस्त इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ऐसे करके किया करो, 28 डाल दिया करो। और यहाँ पे जो भी मतलब राइट आंसर हो ABCD, ठीक है ना, वो टाइप कर दिया करो, ऐसे कमेंट में किया करो। और टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, या किसी ने मुझे बोला हो तो चेक कर लेना, मैंने रिप्लाई में दे दिया होगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे देखो दिया है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। भैया बताओ, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप याद रखना, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 अगस्त 1948 को। कब हुई थी? 3 अगस्त 1948। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 अगस्त 1948। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे होमी जहांगीर भाभा जी, है ना। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा जी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो भी याद रखेंगे, होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता। तो ये भी आप याद रखेंगे और आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, आईने एक अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए आप इसका आंसर करिएगा और बताइए कि आईने ए अकबरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना, अबुल फजल, ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अबुल फजल हैं। और गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं नामा की हैं, ये भी याद रखना। और अबुल फजल जो है ये अकबर नामा का भी है, ठीक है ना, अकबर नामा का भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पूछा गया है, पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित कौन सा हुआ था। तो बताओ भैया, पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित कौन सा हुआ था। देखो आप इसका आंसर करिएगा। तब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्त, देखो अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं वो कम हो सकता है आपके रिश्तेदार कम हो सकता है आपके जानने वाले कम हो, लेकिन अगर आप सफल हो गए ना, तो ये लोग जिनको आप जानते भी नहीं हो ना,
वो भी एक दिन आपके पास आएंगे कि हम भी आपके रिश्तेदार हैं, है ना। तो दोस्त मैं इसीलिए कहता हूँ कि अभी सफाई किसी को नहीं देना है, सिर्फ मेहनत पे ध्यान देना है, अपने वर्क पे ध्यान रखना है कि फोकस जो है वो केंद्रित करके रहना है ना। क्योंकि आप जो हो वो बाज हो, आप ऊंची उड़ान उड़ने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है ना। और कई बार मैंने कहा है कि आप अपने घर की परिस्थितियां बदलने के लिए पैदा हुए हो। आपका जो जीवन है वो आसान नहीं हो सकता है ना, जीवन जो है वो सरल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि समय के साथ स्ट्रगल को कर लो और फिर पूरे जीवन आपकी मौज है ना। एक बार वर्दी मिल जाए फिर आराम से 50,000 रुपये तो महीना सैलरी आएगी ही आएगी, है ना, लगभग। और यहाँ पे देखो दिया है कि पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित कौन सा हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त, तो यहाँ पे याद रखना आपका वो हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको और बताऊँ, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो कहेंगे भैया नहीं यहाँ पे आपका आंसर जो है वो गलत है ना। क्योंकि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक जो था, यूरोपीय पद्धति पर आधारित, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना। वो कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो वो भी आप याद रखना, उसका जो स्थापना है वो 1770 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है कथकली गीतों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। कथकली गीतों में प्रयुक्त जो भाषा है वो कौन सी होती है। वो बहुत ही ईजी है, याद रखना मलयालम, है ना, ऑप्शन बी। और ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है प्रश्न, इसलिए आप एक बार जरूर ध्यान देंगे और नोट करेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर कौन सा सागर होता था, बताओ। ये ना मैंने ये क्वेश्चन ना मैंने यहाँ पे देखा, किताब को पढ़ रहा था, मैंने ये देखा, फिर मैंने इसे ना अपने हिसाब से लिखा कि आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर कौन सा सागर होता था। तो वो था टेथिस सागर। कौन सा, टेथिस सागर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका दोस्त बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना जो हिमालय पर्वत है ना, जो हिमालय पर्वत है वो कौन से पर्वतों की श्रेणी में आता है, ये भी पूछ लिया जाता है। देखो वो याद रखना, मुझे याद आ गया, बलित पर्वत। कौन सा, बलित पर्वत की श्रेणी में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो है हिमाद्री। कौन सी है, हिमाद्री। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना। देखो दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। बताओ भैया, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। देखो भैया ये भी आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो बिल्कुल याद रखना ऑप्शन बी मोबाइल फ़ोन, है ना, मोबाइल फ़ोन। ऑप्शन बी यहाँ पे मोबाइल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, बताओ। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है ना। तो देखो उस दिन हम लोगों ने नेपाल में देखा था कि नेपाल में क्या कहते हैं, तो आप सभी ने बता दिया था सागरमत्था कहते हैं। तो चोमोलोंगामा, है ना, चोमोलोंगामा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो भैया ये आप देख लेना, चोमोलंगमा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आप याद रखना, नाम ही ऐसा है जो बोलने में दिक्कत हो रही है। और इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब होता है कि विश्व की देवी माँ। इस जो चोमोलंगमा है ना, इसका मतलब होता है विश्व की देवी जी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना। और इसकी जो ऊंचाई है वो हाइट भी याद रखना, 8,848 नहीं, अब आप 49 नोट करिए, ठीक है ना, मीटर, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ वर्ष निम्न में से क्या है। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ वर्ष निम्न में से क्या है। मैंने बताया था कि इलाहाबाद से नैनी के बीच में प्रारंभ हुआ था। तो बिल्कुल अब यहाँ पे आप प्रारंभ वर्ष बताएंगे, ये मैंने कल आपको बताया था। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। भैया दुर्गा पूजा जो है वो कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, देखो मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। तो इंतजार खत्म होता है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है आंसर करते हैं ऑप्शन डी, है ना। तमिलनाडु में बताओ, तमिलनाडु में कौन सा मनाया जाता है। जबकि पूछा जाता है पोंगल, है ना, पोंगल। तो पोंगल आप याद रखेंगे। बिहार में बताओ, तो बिहार में तो छठ पूजा होती है ना, छठ पूजा होती है। असम में बताओ, तो असम से बहुत ज़्यादा बिहू पूछा जाता है। कौन सा, बिहू पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में
रखना है। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बताओ भैया यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप जो राइट आंसर है वो आपने कर दिया होगा ऑप्शन सी अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि आपने कल्पना चावला जी को टिक कर दिया होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे लगा दिया होगा। ये पता कब गई थी तो वो भी आप याद रखना, अंतरिक्ष में 1997 में। कब गई थी 1997 में। सुनीता विलियम्स जो है ये द्वितीय महिला हैं, ठीक है ना, ये जाने वाली दूसरी महिला हैं। और इनसे याद रखना ये कब गई थी तो ये गई थी 2006 में, ठीक है ना। और तीसरी जो है वो शिरीषा वांदला हैं, ठीक है ना, ये तीसरी महिला हैं, ये भी आप याद रखना। और ये कब गई थी तो ये यहाँ पे याद रखना आपको 2011 में गई थी। कब गई थी 2011 में। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी नई दिल्ली हो जाएगा। तो नई दिल्ली यहाँ पे आप टिक करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। और भारत सरकार द्वारा ये गठित की गई है। और ये योजना आयोग की जगह पे, पहले जो योजना आयोग चलता था ना, तो योजना आयोग की जगह पे इसे गठित कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया गया है वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो यहाँ पे याद रखना भैया वो आपका राइट आंसर आर्गन ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपकी आर्गन पाई जाती है, ठीक है ना, अक्रिय गैस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है महर्षि वाल्मीकि जी रामायण की रचना किस भाषा में की गई, मतलब की थी। तो बताओ भैया महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ अपने अगले पर। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी लखनऊ आपका जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। शिमला में याद रखना, शिमला से पूछ लिया जाता है आलू अनुसंधान, है ना, आलू अनुसंधान आपसे पूछ लिया जाता है। कटक में याद रखना आपका वो है चावल अनुसंधान, है ना, कौन सा, चावल अनुसंधान। तो ये भी याद रखना है। देहरादून में आपका वन अनुसंधान है, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। तो ये आप क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं दोस्त, और देखो एक यहाँ पे याद आ गया मुझे, भारतीय दलहन अनुसंधान, है ना, दलहन अनुसंधान पूछ लिया जाता है जो कि आपका कानपुर में है। कहाँ पर, कानपुर में है। तो ये भी आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताओ निम्नलिखित में से श्रीलंका की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी नदी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा महावैली। महावैली गंगा भी लिखा हुआ मिल सकता है, पूरा नाम है ना, ऐसे करके महावैली गंगा लिखा मिल सकता है या महावैली लिखा हुआ मिल सकता है, आप लगा देना। और इसकी जो लंबाई है वो याद रखना आप 335 किलोमीटर है। कितनी है मेरे भाई, 335 किलोमीटर है। तो ये याद रखना। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा, सबसे पवित्र जो है वो गंगा, लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर, है ना। कई बार हम लोगों ने इसे नोट करा है। तो बिल्कुल आपको याद होगा ब्रह्मपुत्र जो है इसकी लंबाई याद रखना 2900 किलोमीटर है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। बताओ भैया हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर ने किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो एडवर्ड टेलर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है यूनेस्को की स्थापना निम्न में से कब
हुई थी? यूनेस्को की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यार देखो यहाँ पे आप नोट करेंगे 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। ऑप्शन बी मतलब 16 नवंबर 1945 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नवंबर है ये यहाँ पे एम बन गया, 1 मिनट, ठीक है ना। 16 नवंबर आप याद रखेंगे। इसमें जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना 194 सदस्य देश हैं। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ पर? पेरिस में है, फ्रांस, है ना, फ्रांस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? बताओ, निम्नलिखित में से भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका ऑप्शन सी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन राइट जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? नदियों के किनारे स्थित आपसे पूछे जाएंगे शहर। तो यहाँ पे याद रखना, पेरिस अगर पूछा जाएगा तो आप बहुत ही ईजी से तरीके से बता देंगे, सीन नदी के किनारे स्थित है ना। और थेम्स के किनारे कौन सा शहर है? तो वो है लंदन शहर है। देखो यहाँ पे मैं गलत लिख रहा था, वो है लंदन शहर। तो ये भी आप याद रखना। एवन नदी के किनारे कौन सा स्थित है? वो है ब्रिस्टल। कौन सा? ब्रिस्टल। तो ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रखना, ब्रिस्टल जो है वो एवन नदी के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है जूट उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है? जूट उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और ऑप्शन सी यहाँ पे पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी लास्ट क्वेश्चन पे कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? बताओ, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो याद रखना ये ऑप्शन डी 1880 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सभी को। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस आपसे कहूँगा कि दोस्त, एक बार जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया हो, एक बार प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है ना। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।